तो आज हम टॉपिक देखेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन बिल्डिंग बेसिक सीरीज में। हिस्ट्री के अंदर पहले हमने देखा था मॉडर्न वर्ल्ड कहाँ से बनना स्टार्ट होता है। सेकंड टॉपिक उसके अंदर हमने देखा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। थर्ड अमेरिकन रेवोल्यूशन। इसके बाद कल हम देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है जो मॉडर्न वर्ल्ड में अकर हुआ था और जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के फेस को चेंज कर दिया है। तो अभी हम इसको जस्ट प्रिलिमिनरी वे में देखेंगे और जब आपका हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट होगा तो आपकी जो कंसर्न फैकल्टी है वो आपको ये डिटेल में पढ़ा देगी। सिलेबस में कहाँ पे मेंशन है ये टॉपिक? सो जनरल स्टडी 1 के अंदर 3 सेक्शन है। 1 सोसाइटी, अनदर हिस्ट्री, थर्ड ज्योग्राफी। हिस्ट्री के अंदर 4 सेक्शन है। एक है कल्चर, सेकंड है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, थर्ड है पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड फोर्थ है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन के अंदर ये सारे टॉपिक मेंशन है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड विच विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी such as industrial revolution, world war, redrawal of national boundary, colonization, decolonization, political philosophy, ये सारे टॉपिक मेंशन है। इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए रेफरेंस मैंने क्या लिया है? सो एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन टेक्स्ट बुक का नाम है। वॉल्यूम 1 9th स्टैंडर्ड का है, वॉल्यूम 2 10th स्टैंडर्ड का है और उसके अंदर से चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 उसको हमने डिस्कस किया है आगे और ये चैप्टर नंबर 8 है। लेक्चर का आउटलाइन, इंग्लिश मैन थे जो इंग्लैंड के लोग थे, वो चैलेंजेस क्या फेस कर रहे थे इन 18th सेंचुरी। सेकंड, इंग्लिश कॉलोनीज इन अमेरिकाज कहाँ कहाँ पे स्प्रेड थी, क्या कॉजेस था जिसकी वजह से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या अमेरिकन रेवोल्यूशन अकर हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद बनता है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बेस्ट एस्पेक्ट है, यूनिक एस्पेक्ट है। एंड माइंड इट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि पहले फ्यूडलिज्म था, उसके बाद मोनार्की आया और इन दोनों में ऐसा था कि एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी पावर, ये तीनों वन हैंड में था। जैसे एक किंग है, उसके पास लॉ बनाने का पावर है, लॉ को एग्जीक्यूट करने का पावर है और जस्टिस देने का पावर है। लेकिन जब अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये तीनों पावर डिवाइड हो गया। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड और ये बहुत यूनिक सा कंसेप्ट है। अमेरिका और इंडिया को हमेशा कंपेयर किया जाता है। अमेरिका इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड वैसे ब्रिटेन भी है, लेकिन ब्रिटेन में डेमोक्रेसी, मोनार्की, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी कंप्लीट है जैसा अमेरिका में था। So America is the oldest democracy of the world and India is the largest democracy of the world. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2015 में जब वो यूएस के विजिट पे गए थे तो वहां पे उन्होंने कहा था कि यूएस एक ऐसी कंट्री है जहां पे वर्ल्ड के हर एक रीजन से लोग आपको मिलेंगे और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां के लोग आपको दुनिया में हर जगह मिलेंगे। तो उन्होंने एक पैरेलल ड्रॉ किया था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इंडिया के बीच में। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था एंड वन ऑफ द यूनिक कंसेप्ट था। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, इससे फायदा क्या हुआ? तो ये एक वीडियो है, हम इसको देख लेते हैं फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो 8-9 मिनट्स का वीडियो है, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। The American Revolution, a political battle that took place between 1765 and 1783, during which colonists in the 13 American colonies rejected British monarchy and aristocracy, overthrew the authority of Great Britain, and founded the United States of America. The historical background of the American Revolution. So, the British government attempted to pass laws and enforce several taxes to increase its control over the colonies. The colonies strongly rejected and objected to those taxes and laws. They wanted England to have no control over them whatsoever. 10 years before the war started, tensions grew between England and the colonies. What were the causes and events of the American Revolution? When the British government became involved, members of the colonies worried that they would lose their freedom and be persecuted. The colonies did not agree with paying tax to Britain. This led to their motto, no taxation without representation.
The colonies didn't like the laws imposed on them by Britain, including the Sugar Act, the Tea Act, and the Stamp Act. Members of the colonies were constantly being punished by the British for rioting, which made them even angrier. The Boston Port Act forced the colonies to pay for the tea that they destroyed in what came to be called the Boston Tea Party, before the port would be reopened, which angered the locals and scared others. Then the Tea Act of 1773 was imposed on the American colonies by the British government. This act was intended to subsidize the struggling East India Company, which was very important for the British economy, and the Tea Act would raise money from the 13 colonies for it. The people of the colonies obviously did not agree with the unfair taxes they had to pay, and as a result destroyed over £90,000 worth of tea in the Boston Tea Party on the 16th of December 1773. The American protesters boarded 3 trade ships in the Boston harbor and threw 342 wooden chests of tea into the water. In today's money, that tea would have been worth roughly $1 million. The Stamp Act was another tax imposed on the American colonies by the British in 1765. This tax covered printed materials, specifically newspapers, magazines, and legal documents. It was named the Stamp Act because when these materials were purchased, they were given an official stamp to show that the buyer had paid the new tax. The Boston Massacre started because the local people were taunting British soldiers, shouting and threatening them because they did not agree with the British Army having a place in their city. During the Boston Massacre, British soldiers stationed in Boston killed 5 men and injured 6 others. 2 of the injured men later died because of their wounds. The 5 men who died were Crispus Attucks, Samuel Gray, James Caldwell, Samuel Maverick, and Patrick Carr. Crispus Attucks is thought to be the first American casualty of the American Revolution. All 8 soldiers involved in the Boston Massacre were arrested. 6 of them were released and 2 were charged with manslaughter. Their punishment was branding of the thumb, which is when the convicts had their thumb branded with a T for theft, F for felon, or M for murder. The British called the massacre the Incident on King Street. The American Revolution, which was also known as the Revolutionary War, officially began in 1765. British soldiers and American patriots started the war with battles at Lexington and Concord, Massachusetts. The colonists in America wanted independence from England. They had no central government at the beginning of the war, so delegates from all of the colonies were sent to form the First Continental Congress. George Washington, a former military officer and a wealthy Virginian, was appointed Commander-in-Chief of the Continental Army. Members of the Continental Congress wrote a letter to King George of England outlining their complaints and declaring their independence from England. On July 4th, 1776, the Continental Congress adopted the Declaration of Independence, in which the colonies declared their independence from England. On October 17th, 1777, the battles of Saratoga brought a huge victory for the Americans after the defeat and surrender of General John Burgoyne. The winter of 1777 to 1778 became a huge challenge for General Washington as they spent winter training at Valley Forge. By February 16th of 1778, France honored the Treaty of Alliance with America and recognized them as an independent country from Britain. The official government of the United States was defined through the Articles of Confederation on March 2nd, 1781. The last major battle of the American Revolutionary War took place at the Battle of Yorktown. General Cornwallis surrendered, marking the unofficial end of the war. The actual war ended later in 1783, and the United States of America was born. By April 9th, 1784, King George III ratified the treaty. If you like this video, so ये
एक ग्लिम्स था अमेरिकन रेवोल्यूशन का। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो 17th सेंचुरी में इंग्लिशमैन और इंग्लैंड चैलेंज क्या फेस कर रहा था? तो वो लोग दो फ्रंट पे चैलेंज फेस कर रहे थे। फर्स्ट, इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे एटलांटिक ओशन है। एटलांटिक ओशन का ईस्टर्न साइड इंग्लैंड है, एटलांटिक ओशन का वेस्टर्न साइड अमेरिका है। तो ऐसा कहा जाता था कि इंग्लिशमैन वो चैलेंज फेस कर रहे हैं ऑन द बोथ द साइड ऑफ ऑन द बोथ द कोस्ट ऑफ एटलांटिक ओशन। सो ऑन द ईस्टर्न साइड इंग्लैंड में क्या चैलेंज फेस कर रहे थे? उस समय इंग्लैंड के अंदर रेनिसेंस और एज ऑफ एनलाइटनमेंट और इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन अकर हो रहा था। तो जहां पे लोग डिमांड कर रहे थे कि पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर होना चाहिए, किंग के पास लिमिटेड पावर होना चाहिए, डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन अप होना चाहिए। और वहां पे लोग रिलीजियस रिफॉर्म डिमांड कर रहे थे कि रिलीजियस लीडर्स के पास इतना ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए, पावर मेनली पार्लियामेंट के पास होना चाहिए। तो इंग्लैंड के अंदर उस समय इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन चल रहा था, या आप उसको एज ऑफ इनलाइटनमेंट कह सकते हो, रेनिसेंस का एज कह सकते हो। तो इंग्लैंड के अंदर इंग्लिशमैन चैलेंज फेस कर रहे थे, वो विद इन चैलेंज था। पॉलिटिकल रिफॉर्म करना, रिलीजियस रिफॉर्म करना। अमेरिकन कॉलोनीज में चैलेंज क्या फेस कर रहे थे कि वहां पे उसको कॉलोनी एस्टैब्लिश करना था, मीन्स अपना रूल एस्टैब्लिश करना था, और वहां पे ट्रेड भी करना था। जब इंग्लिशमैन और ब्रिटिशर जब ट्रेड करते हैं तो वो अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। से इंग्लैंड अगर यूनाइटेड स्टेट में ट्रेड कर रहा है तो वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट के लिए तो करेगा नहीं। सेम जैसे इंडिया को ब्रिटेन ने अपना कॉलोनी बनाया था, तो वैसे ही ये ट्रेड कर रहे थे अमेरिका में अपने बेनिफिट के लिए। तो दो फ्रंट पे इंग्लैंड चैलेंज फेस कर रहा था, एक इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर। दूसरा, अमेरिका के अंदर इंग्लिश कॉलोनी जो था, वहां पे पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, वहां पे इकोनॉमिक कंडीशन था क्या था? सो बाय मिडल ऑफ 18th सेंचुरी टोटल 13 कॉलोनीज नॉर्थ अमेरिका में थी जो इंग्लैंड के कंट्रोल में था। कुछ कॉलोनी पोर्चुगल के कंट्रोल में था, कुछ फ्रांस के कंट्रोल में था, कुछ स्पेन के कंट्रोल में था। तो 13 कॉलोनी नॉर्थ अमेरिका के कंट्रोल में था। यहाँ पे कौन लोग थे? सो इंग्लैंड से कुछ लोग अमेरिका चले गए और उन लोग वो लोग जाके वहां पे रहने लगे। और वो लोग कौन थे? इंग्लैंड में कुछ पीसेंट थे। पीसेंट मीन्स एग्रीकल्चर लेबरर, जिनके पास लैंड नहीं था, तो वो लोग जाके अमेरिका में सेटल हो गए। तो दे वर लैंडलेस लेबरर। इंग्लैंड के अंदर चर्च का बहुत ज्यादा डोमिनेंस था, तो वहां पे कुछ लोग थे जिनका साइंटिफिक थॉट था, कुछ लोग रिलीजियस फ्रीडम सीख करते थे या चर्च को अपोज करते थे, वो लोग अमेरिका में चले गए। ट्रेडर वहां पे चले गए बिजनेस करने के लिए। प्रॉफिटर्स वहां पे चले गए। प्रॉफिटर्स वो थे जो लैंड खरीदते थे अमेरिका में और फिर हाई प्राइस पे सेल करते थे। तो बाय एंड लार्ज अमेरिका में कौन लोग जाके सेटल हुआ? वहां के लोकल्स तो थे ही, इंडिजीनियस लोग तो थे ही, बट इंग्लैंड से भी कुछ लोग जाके वहां पे सेटल हुए। और वो लोग थे जो इंग्लैंड के पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, लैंडलेस पीसेंट। वो लोग थे जो साइंटिफिक थॉट रखते थे, वो लोग वहां पे चले गए। थर्ड, जो बिजनेसमैन थे जिनको प्रॉफिट अर्न करना था। आज के टाइम पे, आज अगर अमेरिका को देखते हो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड का पावरफुल कंट्री है, एक सुपर पावर है। उसके पीछे का रीजन ये है, आप अमेरिका के हिस्ट्री को देखो। अमेरिका में कौन जाके रहने लगा? जो लोग पुअर था। तो पुअर के पास लूज करने के लिए कुछ नहीं होता है, और पुअर हमेशा डेस्परेट होता है अपने लाइफ के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। अमेरिका में कौन लोग हैं जिनके अंदर साइंस का नॉलेज था? साइंस हमारे सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर हम अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिलोसफी में देखते हैं, हम अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन रिलीजन में देखते हैं, तो ये सही नहीं है। रिलीजन एक डायरेक्शन शो कर सकता है, बट साइंस जो है वो रियलिटी है, फैक्ट बेस्ड नॉलेज है। थर्ड, ट्रेडर्स हैं, प्रॉफिटर्स हैं, ये लोग कैपिटलिस्ट थे। कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं। से एक बिजनेसमैन का स्किल क्या होता है कि आप उसको 5 रुपीज दो और वो 50 रुपीज में कन्वर्ट कर देगा। तो अमेरिका में वो लोग जाके सेटल हुए जिनके पास कुछ भी नहीं था लूज करने के लिए, जिनके पास साइंटिफिक थॉट था और जिनके पास मनी था, या मनी को क्रिएट करने का एबिलिटी था। तो जिसकी वजह से अमेरिका का फ्यूचर में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है। तो ये लोग इंग्लैंड से जाके अमेरिका में सेटल होते हैं। अमेरिका इंग्लैंड का कॉलोनी था, तो वहां पे कंडीशन क्या था?
तो दो कंडीशन देखते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन एंड पॉलिटिकल कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन में वहां पे इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे, इंडिपेंडेंट फार्मर्स अपना फार्मिंग एक्टिविटी करते थे, उसके बाद उसको इंडस्ट्री में सेल करते थे और इंडस्ट्री फिर उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाता था। वहां पे कुछ इंडस्ट्री भी डेवलप थी। इंडस्ट्री सबसे पहले डेवलपमेंट स्टार्ट होता है यूरोप में, और अगर मैं जनरल होके कहूँ तो ये इंग्लैंड में स्टार्ट होता है, और सेकेंड वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तब अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में इंडस्ट्री डेवलप होता है। बट सबसे पहले इंडस्ट्री डेवलप होता है इंग्लैंड के अंदर। तो यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हुआ था बट उतना वेल डेवलप नहीं था, इन्फेंसी स्टेट में था। इन्फेंसी क्या होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको हम इन्फेंट कहते हैं, बाद में वो चाइल्ड हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री तो था बट बिगिनर स्टेज में था। ऊल का इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप था, फ्लैक्स इंडस्ट्री डेवलप था। फ्लैक्स इंडस्ट्री, फ्लैक्स सीड होता है जिसको हम लिंसीड भी कहते हैं, उसमें से ऑयल निकालते हैं। लेदर इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप था। देन नॉर्थ अमेरिका में देखें, नॉर्थ अमेरिका मीन्स नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसके नॉर्दर्न साइड, वहां पे फिशिंग इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री डेवलप था, कनाडा के साथ जो रीजन बॉर्डर लगा रहा है। और अमेरिका के साउथ में देखें तो वहां पे टोबैको का, कॉटन का प्लांटेशन था। सो बाय एंड लार्ज इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पे एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट था और इंडस्ट्रियलाइजेशन था, बट नॉट वेल डेवलप्ड जस्ट लाइक इंग्लैंड। वहां का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था कि 13 कॉलोनीज ब्रिटेन की थी, इंग्लैंड की थी, और हर एक कॉलोनी का एक लोकल असेंबली था, और वो लोकल असेंबली में इलेक्शन होता था। सेम ऐसा हुआ कि जैसे हम कैसे अपने गांव के सरपंच को इलेक्ट करते हैं या अपने सिटी के मेयर को इलेक्ट करते हैं, वैसे ही वहां के लोकल असेंबली के अंदर इलेक्शन होता था और वो लोग अपने मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। बट डिफरेंस ये है कि अभी हम जब अपने सरपंच को इलेक्ट करते हैं या अर्बन एरिया में मेयर को इलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, विच मीन्स सारे के सारे लोग वोट करते हैं। बट वहां पे जो वोटर्स थे वो लिमिटेड थे, से जिसके पास पैसा है वो वोट कर सकता है, या जो वाइट पॉपुलेशन है वो वोट कर सकता है, जो एजुकेटेड है वो वोट कर सकता है, या जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है वो वोट कर सकता है। तो वहां पे वोटर्स क्वालिफाइड था, मीन्स ऐसा नहीं था कि एवरीबडी वाज हैविंग वोटिंग राइट। वहां पे जो लॉ मेकिंग पावर था ब्रिटेन के पास था कंप्लीट, क्योंकि यूएसए की 13 कॉलोनीज ये इंग्लैंड की कॉलोनी थी, तो यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी था वो तो इंग्लैंड के किंग का था। बट फिर भी यहाँ पे टू सम एक्सटेंड लॉ मेकिंग पावर हमने यहाँ के लोकल असेंबली को भी दिया था, तो वो लॉ बनाते थे। लेकिन वो लॉ ऐसा नहीं था कि जनरल सेंस में पूरे के पूरे, और ये बहुत क्रिटिकल सेक्टर में भी नहीं था। मीन्स ऐसा है कि जैसे वाटर के लिए लॉ बनाया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लॉ बनाया, और टैक्स लेवी करने का ये भी पावर हमने लोकल असेंबली को दिया था। बट ये पावर सोवरेन नहीं था, उनके ऊपर एक अथॉरिटी था और वो अथॉरिटी था इंग्लैंड का किंग। सो दिस वाज इकोनॉमिक कंडीशन एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंग्लिश कॉलोनीज इन अमेरिका। नाउ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अकर होता है, अमेरिका इंग्लैंड का कॉलोनी होता है। तो क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अकर होता है? जब भी आप किसी भी रेवोल्यूशन को देखो, वेदर वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन है, चाइनीज रेवोल्यूशन है, अ, हर एक रेवोल्यूशन के पीछे का जो मेन रीजन होता है वो इकोनॉमिक रीजन होता है। से इंडिया में बहुत करप्शन हो रहा है, और करप्शन की वजह से आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, आपको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। तो देन आप क्या करेंगे, आप प्रोटेस्ट करना चालू करेंगे कि नहीं अब हमें गवर्नमेंट को चेंज करना है, या फिर हमें गवर्नमेंट का सिस्टम ही चेंज करना है। अभी इंडिया में डेमोक्रेसी है, हमें कोई और सिस्टम लेके आना है जिससे करप्शन कम हो जाए। लेकिन आप ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करप्शन की वजह से आपके लाइफ पे नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, आपका इकोनॉमिक कंडीशन वर्स हो रहा है। लेकिन अगर आपको कुछ इकोनॉमिकली इफेक्ट ही नहीं होगा तो व्हाई यू आर गोइंग टू अपोज दिस थिंग? सो वर्ल्ड में किसी भी रेवोल्यूशन को देखो, वेदर आप पास्ट में देखो या अभी प्रेजेंट में देखो जो मिडिल ईस्ट में अकर हो रहा है, या फिर अमेरिका में टाइम टू टाइम हो रहा है, उसके पीछे इकोनॉमिक रीजन होता है, मेन रीजन होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है, और उसके साथ दूसरे पॉलिटिकल एंड सोशल रीजन भी आ जाते हैं। तो पहला रीजन था इंग्लैंड का इकोनॉमिक पॉलिसी टुवर्ड्स अमेरिकन कॉलोनी।
सो इंग्लैंड का इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसा था कि जो भी यहाँ से प्रॉफिट हो वो सारा का सारा प्रॉफिट इंग्लैंड में जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा इंग्लैंड उतना ही रिच बनेगा। बट इंग्लैंड अगर ज्यादा रिच बनता है तो अमेरिका पुअर बनेगा, देयर विल बी इनइक्वालिटी। तो एक रिसेंटमेंट था, डिससेटिस्फेक्शन था अमेरिकन कॉलोनी में इंग्लैंड को लेके, उनके इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके। तो क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसी इंग्लैंड ने अडॉप्ट किया था फॉर अमेरिकन कॉलोनी? फर्स्ट, इंग्लिश पार्लियामेंट उसने फॉरबिड किया था या फिर उसने रेस्ट्रिक्ट किया था कि ये नॉन ब्रिटिश शिप को ट्रेड में यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज करो मैं कोई अमेरिकन बिजनेसमैन हूँ, ब्रिटिश शिप मुझे रेंट पे मिल रहा है एट $10 से किसी और कंट्री का शिप मुझे मिल रहा है एट $5, तो मैं क्यों नहीं किसी और कंट्री के शिप को ट्रेड में यूज करूंगा, बिकॉज वो तो मुझे चीपर रेट में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। पर इंग्लिश पार्लियामेंट ने एक ऑर्डर पास किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, आप नॉन ब्रिटिश शिप को यूज नहीं कर सकते हैं, आपको वही यूज करना पड़ेगा। दूसरा, टोबैको, कॉटन, शुगर, इसको हम सिर्फ इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम किसी और कंट्री में इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सेकंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया। अब सपोज करो टोबैको को मैं इंग्लैंड में सेल कर रहा हूँ और मुझे मिल रहा है $1, टोबैको को मैं किसी और कंट्री में सेल कर रहा हूँ और मेरे को मिल रहा है $5। तो ऐसे सेलर मैं उस जगह पे सेल करूंगा जहां पे मुझे ज्यादा प्राइस मिल रहा है। बट यहाँ पे तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि टोबैको, कॉटन, शुगर, ये तीनों आपको सेल करना है इंग्लैंड में ही, और वो भी उस प्राइस पे सेल करना है जिस प्राइस पे इंग्लैंड का पार्लियामेंट ने जो प्राइस सेट किया है उसी प्राइस पे आपको सेल करना है। थर्ड, हैवी ड्यूटीज, ड्यूटीज का मतलब होता है टैक्स, इम्पोज किया गया। से ये अमेरिका है, अमेरिका कुछ जर्मनी से गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, तो इसके ये गुड्स का प्राइस है $1 और इसके ऊपर $10 का टैक्स इम्पोज कर दिया। तो अब इसका टोटल प्राइस हो जाएगा $11 और ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा एंड नोबडी इज गोइंग टू परचेज दिस इन अमेरिका। सो हैवी ड्यूटी ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर प्लेस अदर देन इंग्लैंड। कॉलोनीज को फॉरबिड किया गया कि वो कुछ इंडस्ट्री को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आयरन इंडस्ट्री को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे का रीजन, आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इसका रीजन देखो। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हो रहा था, इंग्लैंड के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो रहा था। तो अगर अमेरिका के अंदर भी यही इंडस्ट्री डेवलप होगा तो वो तो इंग्लैंड के लिए कंपटीटर बन जाएगा नियर टर्म में, इंग्लैंड को नुकसान होगा। तो इंग्लैंड कभी भी नहीं चाहता था कि एक कंपटीटर इमर्ज हो, तो उन्होंने अमेरिकन कॉलोनीज को कहा कि आप आयरन एंड टेक्सटाइल में इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आपको लेदर में स्टार्ट करना है या दूसरी चीजों में स्टार्ट करना है, यू कैन डू। यहाँ पे लैंड का रेंट बहुत हाई था। लैंड रेंट का मतलब क्या होता है, से 1 एकड़ का फार्म है और यहाँ पे 100 kg राइस हो रहा है, तो ब्रिटिशर क्या करेंगे, इसमें से 90 kg ऐसे रेंट ले लेंगे। जो फार्मर्स या पीसेंट वर्क कर रहा है उसको कह रहा है कि देखो 100 kg हुआ, 90 kg मैंने रेंट इससे ले लिया क्योंकि इस लैंड पे मैं आपको काम करने देता हूँ, इस लैंड का मैंने आपको ओनरशिप दिया है, और रेस्ट जो 10 kg बचा उसको आप यूज कर सकते हो, खुद कंज्यूम कर लो या उसको मार्केट में सेल कर लो। फिर क्या हुआ कि ब्रिटेन का ग्रीड और इंक्रीज हो गया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम इसको इंक्रीज करके 95 कर दें, और अब फार्मर्स को सिर्फ 5 kg ही मिलेगा। तो लैंड रेंट वो इंक्रीज कर रहे थे, क्यों इंक्रीज कर रहे थे कि इंग्लैंड को अपना कॉलोनी दूसरे रीजन में भी एक्सपांड करना था, एशिया में भी एक्सपांड करना था, देन अफ्रीका में एक्सपांड करना था, साउथ अमेरिका में एक्सपांड करना था। तो इसके लिए पैसा चाहिए, और उस समय एग्रीकल्चर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी था, तो वहां से ज्यादा रेंट, ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करो और अपने आप को एक्सपांड करो। तो ये 5 रीजन था जो इकोनॉमिक पॉलिसी काफी ज्यादा रिग्रेसिव था, और वो इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसा था कि सिर्फ इंग्लैंड को बेनिफिट देता था, लेकिन वहां के जो इंडिजीनियस लोग थे, वहां के जो लोकल्स लोग थे, इवन जो ट्रेडर्स थे, उनको भी नुकसान होता था। तो ये फर्स्ट रीजन है। तो हर एक रेवोल्यूशन के पीछे का मेजर रीजन होता है इकोनॉमिक रीजन। सेकंड,
जो कॉलोनिस्ट है, वहां के जो इंडिजीनियस लोग हैं, वो वेस्ट में मूव नहीं कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो आप इसको ऐसे देखो मैप में, ये अमेरिका का मैप है। तो समवेयर इस जगह पे कॉलोनी था ब्रिटेन का। अब यहाँ के लोगों को कहा जाता है कि आपको वेस्ट में नहीं मूव करना है, क्योंकि ये वेस्ट वाला रीजन था, इसको ब्रिटेन धीरे धीरे कॉलोनाइज कर रहा था। और यहाँ पे अगर ये लोग आएंगे तो चांसेस है कि इन फ्यूचर दे कैन गेट यूनाइटेड, या फिर अगर यहाँ के लोग इस जगह पे आएंगे तो मे बी वो ट्रेडिंग करके वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये भी इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया। अगर मैं यूएस को दो पार्ट में डिवाइड करूं, मैं अगर उसको डिवाइड करता हूं, ये यूएस का ईस्टर्न पार्ट है, ये यूएस का वेस्टर्न पार्ट है अभी के टाइम पे। तो इस रीजन में काफी ज्यादा रिसोर्सेस है, काफी ज्यादा मिनरल्स है यहाँ पे लैंड का फर्टिलिटी भी हाई है, तो वो एग्रीकल्चर में बूस्ट करेगा। तो अमेरिका के जो लोग थे उनको वेस्टर्न साइड जाने से रोका जाता था, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन था। तो प्रिवेंटिंग कॉलोनिस्ट इंडिजीनियस पीपल टू मूव ऑन द वेस्टर्न साइड। फिर एक स्टैंप एक्ट 1865 में आया। अब ये स्टैंप एक्ट क्या कहता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, और ये वीडियो में भी आपने देखा होगा, उसमें मेंशन है, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा अमेरिकन कॉलोनी में, और उसके ऊपर इंग्लैंड एक स्टैंप टैक्स इंपोज करेगा। तो अब स्टैंप टैक्स लाइक अभी बिजनेस हो रहा है से $100 का, और उसके ऊपर इंग्लैंड ने से $30 का स्टैंप टैक्स इंपोज कर दिया। मैं बता रहा था कि स्टैंप एक्ट 1865 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अमेरिकन कॉलोनी के ऊपर इंपोज किया था। तो स्टैंप टैक्स सारे के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होता था। से $100 का ट्रेड हुआ और उसके ऊपर $30 का स्टैंप टैक्स लगा दिया, तो ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन जो है अब $130 का हो जाएगा। मीन्स एक्स्ट्रा $30 ऐसे टैक्स की तरह ले रहा हूँ, तो बिजनेसमैन को तो नुकसान हो रहा था यहाँ पे। देन रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे होता है, तो रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के लिए कुछ इंग्लिश फिलोसोफर आते हैं। अब ये इंग्लिश फिलोसोफर कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो चर्च को हेट करते हैं, कि वहां पे चर्च है, वो चर्च जो का डोमिनेंस है, चर्च लोगों के अंदर एक साइंटिफिक थॉट इमर्ज नहीं होने देता है, और चर्च हमें, जो रिलीजियस लीडर है, बार बार हमें गॉड का फियर दिखा के हमें डराता है, हमें कहता है कि आप ये करो, आप वो करो, और वो लोगों को लॉजिकली सोचने नहीं देता है। चर्च डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो कुछ ऐसे इंग्लिश फिलोसोफर इंग्लैंड के अंदर इमर्ज हुए हैं, वो चर्च को चैलेंज करने लगे, वो किंग को चैलेंज करने लगे। वो कहने लगे कि किंग अगर कैपेबल नहीं है, किंग अगर इंटेलिजेंट नहीं है, फिर भी वो क्यों रूल कर रहा है। तो अमेरिकन जो थे इस इंग्लिश फिलोसोफर से काफी इन्फ्लुएंस थे, और इंग्लिश फिलोसोफर का जो राइटिंग था, जो इनका स्पीच था, जो इनका थॉट था, तो उसको करके वो क्वेश्चन करने लगे कि ब्रिटिशर अभी अमेरिका में है और उससे ब्रिटिशर का बेनिफिट हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ फाइट करना चाहिए, या हमें डिमांड करना चाहिए कि सर आप अमेरिका में तो हो, बट अमेरिका में आप हमारे बेनिफिट के लिए वर्क करो, आप ऐसा नहीं सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए वर्क करोगे। तो जो 17th सेंचुरी में कुछ इंग्लिश फिलोसोफर थे, उनका काफी हद तक इन्फ्लुएंस था। उसके अंदर एक जॉन लॉके थे, आप जब एथिक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर ये फिलोसोफर आएगा, काफी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है। तो उसने अमेरिकन रेवोल्यूशनरी को काफी इन्फ्लुएंस किया। देन ब्रिटिशर धीरे धीरे टैक्स इम्पोज कर रहे थे इनके ऊपर। मैंने आगे बताया था कि कैसे लैंड का रेंट इंक्रीज हो रहा था, बिकॉज ब्रिटिशर को अपने आप को एक्सपांड करना था, एक्सपांड करने के लिए उनको पैसा चाहिए, और जिसकी वजह से वो अपने कॉलोनीज में टैक्स इम्पोज कर रहे थे। जो अमेरिका में हो रहा था वैसा ही इंडिया में भी हो रहा था उस समय के टाइम पे। लेकिन अमेरिकन जो थे वो अवेयर हो गए और उन्होंने ब्रिटिशर के साथ फाइट किया, और हमें ये होने में 1947 तक हम हुए, और फिर हम इंडिपेंडेंट हुए। तो अमेरिका के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम है मासाचुसेट्स, इसका नाम है। तो ये इसका स्पेल है, और ये इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो चू जो होता है ये, आप इस साउंड को लाउड में बोल सकते हैं। तो मासाचुसेट्स इसका नाम है।
तो वहां के असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ और वो रेजोल्यूशन था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, विच मीन्स इंग्लैंड का किंग एक ऑर्डर पास करता है और जिसके थ्रू अमेरिका में टैक्स इंक्रीज हो जा रहा है, या ब्रिटेन का पार्लियामेंट एक ऑर्डर पास करता है और जिससे अमेरिका में टैक्स इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ना तो किंग के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ना तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में अमेरिका का कोई रिप्रेजेंटेशन है। तो जब हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो हम टैक्स क्यों पे करें? हमारे टैक्स को डिसाइड करने का राइट वो हमारे पास होना चाहिए कि हमें टैक्स को इंक्रीज करना है या हमें टैक्स को डिक्रीज करना है। ये राइट हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। तो वहां की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और वो रेजोल्यूशन था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। देन ये रेजोल्यूशन के बाद इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है और इंग्लैंड टैक्सेशन को कम कर देता है, लेकिन एक जगह पे टैक्स काफी हाई था और वो टैक्स था टी के अंदर, चाय के अंदर। वहां पे इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज किया था और अमेरिका को उन्होंने ऐसा कहा था कि आप टी कहीं और से खरीद नहीं सकते, यू हैव टू परचेज टी ओनली फ्रॉम इंग्लैंड। तो एक तो टी के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा था जिसके वजह से उसका रेट काफी हाई था, वो एक्सपेंसिव था। एंड नंबर टू, अमेरिकन कैन नॉट परचेज टी फ्रॉम एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट इंग्लैंड। तो बोस्टन करके एक जगह है अमेरिका में, तो वहां पे एक टी का कंसाइनमेंट आता है इंग्लैंड से। तो टी के ऊपर क्योंकि हाई रेट ऑफ टैक्सेशन था तो वहां के लोगों ने क्या किया कि टी के बॉक्सेस को लिया, टी के कार्टून को लिया और उसको सी में थ्रो करने लगे और उन्होंने कहा कि हम इसको अनलोड नहीं करेंगे बिकॉज ये काफी ज्यादा टैक्स्ड है। तो इसको बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। सो टी के ऊपर हाई टैक्सेशन को इम्पोज करने के लिए सेवरल कॉलोनीज ने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू परचेज द टी फ्रॉम इंग्लैंड बिकॉज इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव, वी हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो। लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने वहां पे जबरदस्ती फोर्सफुली कंसाइनमेंट सेंड किया और फिर वहां पे जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उन्होंने टी को सी में फेंक दिया। तो ये बोस्टन टी पार्टी था और ये काफी इसका ह्यूज इम्पैक्ट था क्योंकि अब ब्रिटिशर को लगा कि वहां के लोग हैं वो अपोज कर रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए कि उनको फ्रीडम देना चाहिए या सेमी फ्रीडम देना चाहिए। ये टाइम है 1773 का। सेम टाइम पे इंडिया के अंदर एक रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि 1773 में ब्रिटिशर इंडिया में अपने फुट होल्ड को और स्ट्रेंथन कर रहे थे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, बट अमेरिका में उनका पोजीशन वीक हो रहा था। और कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियन है वो ऐसा भी कहते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर क्यों बच पाया क्योंकि अमेरिका को फ्रीडम मिला, लेकिन एट द सेम टाइम ब्रिटिशर को इंडिया मिल गया। यानी एक जगह पे अमेरिका उनसे लूज हो जाता है, उनसे अलग हो जाता है, उनसे फ्री हो जाता है, बट फिर भी उनके पास इंडिया आ जाता है जिसके पास उतना ही रिसोर्सेस था। तो इसको बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। उसके बाद फिलाडेल्फिया वहां पे एक मीटिंग होता है, तो उस मीटिंग को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस का डिक्शनरी मीनिंग है मीटिंग ऑफ पीपल। और वहां पे ये लोग अनाउंस करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे 1929 में लाहौर के अंदर, जो अभी पाकिस्तान में है, पहले इंडिया का पार्ट था, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस किया था कि अब हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। तो वैसा ही फिलाडेल्फिया में कांग्रेस हुआ और वहां पे इन्होंने अनाउंस किया कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होता है 1774 में। तो यहाँ पे ये किंग को अपील करते हैं कि आप इंडस्ट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करो, ट्रेड के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन आपने इम्पोज किया है उसको रिमूव करो, और आप कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं करोगे हमारे ऊपर विदाउट आवर कंसेंट। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन कॉलोनीज में सॉरी इंग्लैंड की कॉलोनी जो अमेरिका में थी वहां पे सोसाइटी कैसा था, तो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड सोसाइटी था। यू कैन नॉट स्टार्ट योर इंडस्ट्री, ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री तो यहाँ पे होगा ही नहीं, रेंट बहुत हाई है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किंग लगाएगा वहां पे, टैक्स वो यहाँ पे इम्पोज करेगा।
तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1774 में इन्होंने किंग को अपील किया कि इंडस्ट्री के ऊपर जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है उसको रिमूव करो, ट्रेड के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है आप रिमूव करो, और आप हमसे कोई भी टैक्स नहीं लोगे विदाउट आवर परमिशन। किंग को ऐसा लगा कि ये लोग तो अब मेरी बात को मान नहीं रहे हैं, वहां पे म्यूटिनी जैसा सिचुएशन हो गया। म्यूटिनी कब होता है कि जब किंग के जो सब्जेक्ट होते हैं, किंग की जनता होती है, वो किंग के पावर को चैलेंज करती है। वो कहती है कि नहीं, हम आपके पावर को मानने वाले नहीं है, आपको जो करना है कर लो। तो किंग इसको ऐसे म्यूटिनिटी की तरह देखता है, और वो अपने ट्रूप्स को ऑर्डर कहता है कि तुम जाओ और ये जो भी डिमांड है, डेमोक्रेसी का डिमांड है, उसको सप्रेस करो। फिर वहां पे फाइट इमर्ज होता है। तो एक तरफ इंग्लैंड की मिलिट्री होती है जो काफी प्लान होती है, काफी मॉडर्न होती है, और दूसरी तरफ लोकल ट्रूप्स होते हैं, लेकिन लोकल ट्रूप्स जीत जाते हैं। अल्दो इनके पास ट्रेडिशनल मेथड होता है फाइट करने का, बट फिर भी जीत जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर डेडिकेशन। देन सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होता है 1776 में। यहाँ पे ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि अब हम इंडिपेंडेंट हो गए। पहले हमने किंग से अपील किया था कि आप हमको फ्रीडम दो, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो गए। अब अमेरिका एक सोवरेन कंट्री हो गया, इसके ऊपर ब्रिटेन का कोई भी रोल नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ अनाउंस किया कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल विथ सर्टन इनएलिएनेबल राइट। इनएलिएनेबल का मतलब होता है कि देयर आर सम बेसिक राइट जो आप उससे ले ही नहीं सकते हैं, लाइक इक्वालिटी है, फ्रीडम है, लिबर्टी है। तो ये राइट तो आप उससे ले ही नहीं सकते हैं। फ्रीडम टू चूज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, फ्रीडम टू चूज योर लाइफ पार्टनर, फ्रीडम टू वर्क, ये सब आप उससे ले ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे कहा गया कि पीपल आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी। हमारे ऊपर ना तो किसी रिलीजियस लीडर का अथॉरिटी है, ना तो किसी मोनार्की का, किसी किंग का अथॉरिटी है। हमारे ऊपर अथॉरिटी है पीपल का अथॉरिटी। सो पीपल आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ये सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1776 में इन्होंने डिसाइड किया। और अभी अमेरिका एक रिपब्लिक कंट्री है। अभी अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो अमेरिका डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, इन दोनों का मीनिंग हमने देखा था पास्ट लेक्चर्स में। तो ये सेंटर है कि पीपल आर मेन सोर्स ऑफ अथॉरिटी, उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। तो रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी का रूट अगर हम ढूंढें तो वो निकलता है सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1776 में। देन वार ऑफ इंडिपेंडेंस अकर होता है 1773-1781। जब इंग्लैंड अमेरिका में अपनी कॉलोनीज बना रहा होता है, तो उस समय फ्रांस, स्पेन, होलैंड जो नीदरलैंड है, इनकी भी कॉलोनी अमेरिका में होती है। बट इंग्लैंड इनके साथ वार करके और इनको वहां से हटा देता है और पूरे रीजन पे कैप्चर कर लेता है। सेम वे में इंडिया में भी फ्रेंच थे, इंडिया में भी डच थे। डच मीन्स होलैंड से जो आए थे, जो नीदरलैंड से आए थे। तो इन दोनों को इंग्लैंड ने भगा दिया और इनको वार में हरा दिया, और फिर इंडिया पे अपने रूल को कंसोलिडेट किया। तो जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो ये तीनों कंट्री इंग्लैंड की एनिमी थी। इन्होंने सपोर्ट किया अमेरिका को इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्योंकि इंग्लैंड वीक हो जाएगा और इंग्लैंड को वहां से निकाल देंगे। इंग्लैंड एक और चैलेंज फेस कर रहा था। अगर हम इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड प्लस आयरलैंड, आयरलैंड भी नॉर्दर्न आयरलैंड, ये रीजन है ग्रेट ब्रिटेन वाला रीजन है। सो वहां पे एक रिबेलियन ये हो रहा था कि आयरलैंड के अंदर जो रीजन है, वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो लोग कह रहे थे कि हमें अमेरिका को इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। बट इंग्लैंड कहता था कि नहीं, अमेरिका को हमें इंडिपेंडेंट नहीं करना है, अपना कॉलोनी रखना है। तो आयरलैंड के अंदर भी रिबेलियन स्टार्ट हो गया। तो इंग्लैंड चैलेंज क्या फेस कर रहा था कि एक तो अमेरिका उसके हाथ से तो निकल ही जाएगा, प्लस ऐसा ना हो कि आयरलैंड भी उसके हाथ से निकल जाए। फिर 1781 में वार एंड होता है। वीडियो में आपने देखा होगा कि वार ऑफिशियली कब एंड होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ये सरेंडर करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका इनके बारे में आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, और ये इंडिया के भी गवर्नर जनरल थे। तो ये सरेंडर करते हैं, वार एंड हो जाता है। फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है 1718 में, जहां पे इंग्लैंड
रिकॉग्नाइज करता है इंडिपेंडेंस ऑफ 13 कॉलोनीज, और वो कहता है कि अमेरिका के ऊपर अब उसका कोई भी राइट नहीं होगा। तो इस तरीके से अमेरिका फ्री होता है इंग्लैंड से। जब अमेरिका फ्री होता है तो कंट्री को हमें प्रॉपर वे में चलाना है। तो कंट्री को प्रॉपर वे में चलाने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। तो हमारे पास जो अल्टीमेट रूल्स बुक होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद इंडिया को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाते हैं। लेकिन जब इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी तो ब्रिटेन के जो किंग थे, ब्रिटेन का पार्लियामेंट थे, उसके ऑर्डर से चलता था। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है और ये वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है। रिपब्लिक का मीनिंग क्या है? सोसाइटी के अंदर कोई डोमिनेंट क्लास नहीं होगा। सोसाइटी के अंदर एनी ऑफिस विल बी ओपन फॉर एनीवन। देन फेडरल सिस्टम लेके आता है। फेडरल सिस्टम मींस देयर विल बी शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं देख रहा हूं, बट अगर मैं इसको अमेरिका के कंटेक्स्ट में कहूं तो शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन फेडरेशन मींस फेडरल स्टेट जो सेंटर है एंड बिटवीन प्रोविंसेस। तो फेडरेशन आता है, फिर एक बिल ऑफ राइट आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट के इक्विवेलेंट देखें तो वो फंडामेंटल राइट है। एवरी सिटीजन हैज सम फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, सेकुलरिज्म का फंडामेंटल राइट है। तो ये तीन यूनिक फीचर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये हम किसी और जगह पे ऐसा नहीं था। तो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का आया, और रिपब्लिक, फेडरल राइट्स, ये सब एक बहुत ही नया और यूनिक कंसेप्ट था जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आया। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ नेगेटिव पार्ट भी था। इंडिया जब 1947 में इंडिपेंडेंट होता है तो उस समय हम सबको वोटिंग राइट देते हैं। मेल है, फीमेल है, से रिच है, पुअर है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, एनीवन। तो जिसका भी एज 18 ईयर प्लस है वो इंडिया में इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, इंडिया में वोट कर सकता है। बट अमेरिका में ऐसा नहीं था। जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ तो ये ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं था, क्योंकि निग्रो जो ब्लैक पॉपुलेशन है उनके पास वोटिंग राइट नहीं था, अमेरिकन इंडियंस उनके पास वोटिंग राइट नहीं था, वुमेन के पास वोटिंग राइट नहीं था। तो डेट्स वाई अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी मैच्योरिटी है, और जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके अंदर विजन काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो ये नेगेटिव पार्ट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये डेमोक्रेटिक नहीं था। डेमोक्रेटिक वेयर ईच एंड एवरी पीपल इन द कंट्री इज इक्वल। नाउ सिग्निफिकेंस क्या हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन का? तो जब अमेरिका फ्री हुआ ब्रिटेन से तो दूसरे कॉलोनीज के अंदर भी फ्रीडम मूवमेंट चालू हो गया, और लोगों को लगा कि अगर हम सब यूनाइटेड होके इंग्लैंड के साथ, ब्रिटिशर के साथ फाइट करते हैं तो वी कैन डिफीट देम। देन सम स्टेट, वहां पे स्टेट रिलीजन एबॉलिश हो गया, और पहले अमेरिका के कुछ स्टेट्स में रिलीजियस क्वालिफिकेशन हुआ करता था। जैसे अब इंडिया में कैसा था कि आप अगर ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आप टीचर होंगे, आप क्षत्रिय कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो उसे आपको सोल्जर्स की जॉब मिलेगी। तो वैसा ही अमेरिका में कुछ रिलीजियस क्वालिफिकेशन था कि आप इस रिलीजन के होंगे तो आप इस ऑफिस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो उसको इन्होंने अपोज कर दिया और हटा दिया, और अमेरिका को एक ट्रू सेकुलर कंट्री इन्होंने बनाया कि एनी ऑफिस कैन बी ऑक्यूपाइड बाय एनीवन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, और इवन इफ दे डोंट फॉलो रिलीजन आल्सो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और बाकी के स्टेट, क्योंकि आज अमेरिका के अंदर 50 स्टेट था लेकिन उस समय 13 कॉलोनीज था, तो धीरे धीरे ये साउदर्न साइड, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड सॉरी एक्सपांड होता है, और पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो आज हम देखते हैं वो बन जाता है। तो ये सिग्निफिकेंस है अमेरिकन रेवोल्यूशन का। सो दिस इज ऑल अबाउट अमेरिकन रेवोल्यूशन, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट था मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में। आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, along with एज ऑफ रेनेसेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टार्ट करता है।
तो लेक्चर हमारे यहाँ पे कंक्लूड होता है। आपको कुछ डाउट है तो आप इससे पूछ सकते हैं।